students, this is your Sandeep sir. Today we are going to see about the new chapter number 1, 10th standard NCERT book. The name of the chapter is real number. So this is your first lecture for the chapter number 1. तो आज ये थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है, ठीक है। रियल नंबर इज वेल नोन, आप लास्ट स्टेप भी इसे पढ़ चुके हैं, राइट। तो आपने जो लास्ट स्टेप पढ़ा था उसमें हो सकता है कि हमें एक प्रॉपर नाम नहीं दिया गया था कि ये रियल नंबर ही है, ठीक है, बट डेफिनेटली उसमें आपको इस तरह के नंबर्स जरूर बताए गए थे, ठीक है। सो इस बार हम प्रॉपरली आपको 10th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली व्हाट इज द रियल नंबर ये चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट हमें थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि हमने अभी तक what are the different types of numbers we have learned till now, okay। तो उनको जरा थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सबसे पहले जो आपके टाइप्स ऑफ नंबर में आता है वो है नेचुरल नंबर्स, ओके। एवरीवन नो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से, और अगर मैं उसमें बोलूं कि व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर कमिंग इन दैट, सो उसमें 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, राइट। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद अगर हम बात करें तो फिर हो जाता है होल नंबर। होल नंबर को इंडिकेट करते हैं हम लोग कैपिटल W से, राइट, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद N, दैट्स व्हाई N, होल नंबर स्टार्ट विद W, तो इसलिए W, ठीक है। तो अब होल नंबर में क्या होता है, तो होल नंबर में जो नंबर्स हैं वो सारे वही हैं जो नेचुरल नंबर के हैं, बट ओनली वन नंबर इज एडेड, दैट इज 0। तो 0 एक्स्ट्रा हो जाता है और बन जाता है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो ये है हमारे होल नंबर्स। अब आगे जाने से पहले मैं थोड़ी सी और बातें क्लियर करना चाहूंगा। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हाट आर द इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो सबको थोड़ा सा ब्रीफली वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर है जैसे कि 2 4 6 8 लाइक दैट। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं लाइक दोज नंबर व्हिच आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे कौन है, इवन नंबर्स। और ऑड, इसके दो डेफिनेशन दे सकता हूं, एक बोलूंगा जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा बता सकते हैं 1 3 5 7 डैश 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 डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे नंबर हो गए ऑड नंबर। तो जो 2 के टेबल में आते हैं वो है इवन नंबर, और जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो है ऑड नंबर, ओके। अब क्लियर रहेगा ये, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है व्हाट आर द प्राइम नंबर, और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2, राइट। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, राइट। तो 2 3 5 7। अब प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसके लिए हम सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं, एक तो सेल्फ अपने खुद के टेबल में, और दूसरा 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब कुछ आता है, राइट। तो 1 एंड इटसेल्फ, अगर ये 2 टेबल के अलावा वो वैल्यू और किसी भी टेबल में ना आए तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर का एक काफी इश्यू है, काफी बच्चों को ये आइडिया नहीं आता है व्हाट आर द कंपोजिट नंबर। 10th स्टैंडर्ड में कई बार कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए दैट फाइंड द जीसीडी और एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन खाली ये टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, तो आंसर बहुत आसान है, ठीक है। सो हियर कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जिनके जो वैल्यू 2 से ज्यादा टेबल में आती है, क्योंकि 2 तो है, एक के टेबल में सब कुछ आता है और दूसरा इटसेल्फ अपने टेबल में तो हर टेबल में वैल्यू आती है, ठीक है। पर इससे ज्यादा जैसे कि 4 1 4 सा होता है, 2 2 सा भी होता है और 4 1 सा भी होता है। दैट मींस 4 जो है वो 2 से ज्यादा टेबल में आता है। सेम टू सेम 6 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी हैं जो शायद आप पहले कर चुके हैं, बट थोड़ा सा कभी-कभी कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि मैं बोलूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर।
कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी वो नंबर जो बिल्कुल एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि मैंने कहा 12 तो उसके बाद का कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा 13, क्योंकि 12 के बाद कौन आता है 13। अगर मैं बोलूं 17 तो उसके बाद का कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा 18। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब बिल्कुल नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद दो और नंबर हैं टाइप्स, सक्सेडिंग नंबर एंड प्रिसाइडिंग नंबर। सक्सेडिंग मतलब जो नंबर दिया जा रहा है उसके आगे वाला नंबर, और प्रिसाइडिंग मतलब जो नंबर दिया जा रहा है उसके पीछे वाला नंबर, राइट। तो इस तरह से ये सारे बेसिक्स जो है वो आपको 100% आने ही चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर और इस तरह के सारे चैप्टर को करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैथ्स इज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग यू नो व्हेन यू नो द नंबर्स, ठीक है। सारी की सारी चीज आप तब जान पाओगे जब आपको नंबर्स का नॉलेज होगा, ठीक है। ओके, हम कहां थे? ओके, वी हैव डन नेचुरल नंबर एंड वी हैव डन होल नंबर। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट। अगला कौन है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम लोग उससे इंडिकेट करते हैं कैपिटल Z से, कई बुक्स है उसमें कैपिटल I भी इंडिकेट करते हैं, बोथ इज अलाउड, ओके। तो यहाँ पर है कैपिटल Z जो इंटीजर्स नंबर्स को शो करता है। अब ये नंबर कैसे होते हैं तो लेट्स सी, -2, -1, 0, 1, 2 और दोनों ही तरफ डैश डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर किस में आते हैं? ये आते हैं सभी के सभी इंटीजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमें बहुत अच्छे से पता है, लास्ट 9th में भी हम कर चुके हैं, P/Q फॉर्म, ऐसे नंबर जो हम लोग P/Q फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके लिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि रेशनल नंबर में एक्चुअली कौन कौन से टाइप के नंबर आएंगे? सारे नेगेटिव आ जाएंगे, 0 भी आएगा, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। फ्रैक्शन में जैसे कि 2/3 ये फ्रैक्शन है यानी कि रेशनल नंबर, और 7/2 जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरह के नंबर भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ खाली एग्जांपल बताए हैं, बट दे आर डेफिनेटली सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स। ये इसमें भी इनकी तरह ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पर मैंने खाली आपको ये समझाया कि इसमें कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। आप इसमें माइनस में कोई भी माइनस लिख सकते हो, पॉजिटिव कोई भी 0 आता है, फ्रैक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर सब कुछ आ जाता है, राइट। सो दीज आर द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के इंडिकेट करते हैं कैपिटल Q से। किससे? कैपिटल Q से, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, हम थोड़ा सा एक और टाइप के नंबर पढ़ रहे हैं जो है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। अब इसका थोड़ा सा क्लियर मैं आपको कर दूं। देखो, आपने रेशनल नंबर जब पढ़ा था तो एक और भी चीज आपने पढ़ी थी जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा आता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये चीज जो है हमें अच्छे से इस बार 10th स्टैंडर्ड में और अच्छे से समझनी है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन जब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। राइट नाउ जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, तो वो कौन से नंबर है? तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं इरेशनल नंबर के। √2, √3, √5 या फिर पाई, ये सारी वैल्यूज क्या है? ये सारे इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर, ओके। इसके बाद हम जाते हैं हमारे चैप्टर के नाम की तरफ जो है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में मैंने आपको रियल नंबर इंडिकेटेड बाय कैपिटल R, और इसमें किस तरह के नंबर आते हैं उसके लिए कुछ एग्जांपल दिए। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0, डेसिमल, फ्रैक्शन, वैल्यू जिसमें रूट लगता है, और पाई। इस तरह की हर टाइप की वैल्यूज जो है वो किस में आ जाती हैं? रियल नंबर में, यानी कि R में, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं सबसे सारी की सारी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस चीज को ब्रीफली समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो जो सबसे स्मॉलेस्ट बना है वो है n के बाद एरो दिया है W की तरफ, मतलब n के सारे नंबर W में। W कौन है? होल नंबर। फिर W से बड़ा जो है Z बनाया है, उसमें दिया है एरो, तो ये W यानी सारे होल नंबर क्या है? सारे के सारे होल नंबर यहाँ इंटीजर्स में होते हैं। फिर Z से बड़ा बनाया है Q, और एरो दिया है, दैट मींस सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है। एंड फाइनली एट लास्ट जो रेशनल नंबर है वो सारे के सारे उससे बड़े यानी कि कैपिटल R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर उसके अंदर आ जाते हैं। तो आप इससे देख के इजीली समझ सकते हैं कि सबसे छोटा जो है वो कौन है? नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर्स, उससे बड़ा रेशनल, और सबसे बड़ा रियल नंबर। यानी कि ये सारे एलिमेंट इसमें, ये सारे इसमें, ये सारे इसमें, और इसमें सारे के सारे, राइट। सो दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हिच वन इज बिगर सेट एंड व्हिच वन इज अ स्मॉलर सेट, ठीक है।
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो अब इतना समझने के बाद अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैंने आपके यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो स्टडी है वो भी मैं आपको इसी जब इनको समझाऊंगा तब वो टॉपिक्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक्स। अब हमारे टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 के जो हमारे मेन टॉपिक हैं वो हैं, सबसे पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड जो मैथमेटिशियन था उन्होंने डिवीजन के थ्रू कुछ समझाया है। ठीक है, और ये एक तरह का मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एचसीएफ यानी कि जीसीडी। आप जो एचसीएफ और एलसीएम बोला करते थे, एचसीएफ का मतलब होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ की जगह एक और नया वर्ड आ गया है जो है जीसीडी। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे किस तरह से एचसीएफ फाइंड करना है, हाउ टू गेट द वैल्यूज फॉर दैट, उन सब के लिए यहाँ पे हमारा डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम है किसकी? ऑफ अरिथमेटिक। इसमें आपको ये समझाया गया है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, आप उस नंबर को अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन हमने कर चुके हैं 8th में 9th में, राइट, तो उस वैल्यू को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसे उन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि आपको जो नंबर दिया जाता है उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके उसे उस प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 12, क्या कहा? 12, तो मैं 12 के फैक्टर करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 तो मैं 12 की जगह क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन और वो है प्रोडक्ट में। दैट्स द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट। अब थर्ड नंबर है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। आप इरेशनल नंबर से इस बार फिर से नए सिरे से मिलोगे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल और उनके सम्स को समझा के मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर एक्सपांशन। जो भी आपके रेशनल नंबर हैं उन नंबरों को जैसे आपने लास्ट टाइम किया था ऐसा ही कुछ, और उसके साथ उनका एक्सपांशन, वो सब चीजें जो है हमारे इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसके अलावा जो टॉपिक्स इनके अंदर हैं जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर आपको सीखना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और भी जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। हम इनको सबको, जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर दैट वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट टॉपिक है जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो इस टॉपिक में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो उसके लिए क्या, सबसे पहले तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था। लेमा का मतलब होता है कि आप कोई प्रूवन, जो ऑलरेडी चीज प्रूव हो चुकी है, ऐसे किसी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से आप उस चीज को समझाने की कोशिश करें या उसे सेटिस्फाई या उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसे बोलते हैं लेमा। तो लेमा का मतलब क्या हुआ? टेक हेल्प टू प्रूव समथिंग बाय द प्रूवन स्टेटमेंट। किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट की हेल्प से आप कोई नई चीज समझाना या बताना चाहें तो उसके लिए आप उसे यूज करते हैं और उसे क्या बोलते हैं? लेमा। अब इसने किसका हेल्प लिया है तो वो देखते हैं। यहां पर एक वर्ड है डिवीजन। डिवीजन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम जानते हैं मैथ्स में हमारे 4 मेन ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहां पर डिवीजन का एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत डिफिकल्ट नाम लग रहा है ना, मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो दिख रहा है आपको ऐसा, इसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है ना, ऑलराइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको शॉर्टली इसमें समझा देता हूं। ठीक है,
तो अब हम समझ इस डिवीजन को समझने के लिए यहाँ जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, मैंने अभी कहा आपको कि ये नाम बड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। देखिए अगर आपको पता हो तो 4th स्टैंडर्ड से सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस हुए थे डिवाइड यानी कि डिवीजन से। तो मैं उसका 4th स्टैंडर्ड वाले यानी 4th 5th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही आसान सा सम कर रहा हूं, 17 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको कैसे करते थे हम लोग भाई, 17 लिखते थे यहाँ पे इस तरह से, बरोबर, बाहर लिखते थे 2, फिर हमने लिखा यहाँ पर 2 8 जा और यहाँ पे आया 2 8 जा 16, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आया 1 और यहाँ आया 0, ठीक है, एवरीवन नोज इट, राइट। अब इसमें जो ये अंदर की तरफ है इसे बोलते हैं डिविडेंड, कैपिटल डी। जो ये बाहर की तरफ इसे बोलते हैं स्मॉल डी, जिसे बोलते हैं डिवाइजर। जो ऊपर की तरफ बच जाता है उसे बोलते हैं कोशेंट क्यू, और जो लास्ट में रह जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर आर। तो आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो एक्चुअली है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। ये हम डिवाइड वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन बस हमें ध्यान क्या रखना है, हमें हमारा आंसर इस फॉर्म में रखना है। तो अगर आप इस फॉर्म में रखेंगे तो कैसे होगा, तो वो देखें यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड की जगह 17, डिविडेंड की जगह 17, स्मॉल डी डिवाइजर की जगह आएगा 2, मल्टीप्लाई कोशेंट आएगा 8 और रिमाइंडर आएगा 1। तो ये हो गया हमारा 17 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1। So this way you will solve the division algorithm। अब जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से अब हम हेल्प लेंगे किसकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यानी कि यहाँ क्या है, यूक्लिड ने भी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक अपना ही मेथड दिया जिसमें उसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहले मैं उस स्टेटमेंट को रीड आउट करता हूं। वो स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ए ले लें, राइट। सो इट कैन बी divided by another positive integer। So divided by another positive integer b। अगर आप a को किसी b से डिवाइड करते हैं, a भी पॉजिटिव इंटीजर है और b भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो आप जब उसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, that in such a way that leaves a remainder r। तो आपको लास्ट में एक r मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है, रिमाइंडर। ऊपर जाएगा वो क्वोशिएंट और लास्ट में जो रह जाएगा वो रिमाइंडर। और इस रिमाइंडर की कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर है वो इज स्मॉलर देन b। क्या होता है, b से छोटा होता है। अब इन सब बातों को मैं आपको इसी फॉर्म में लिख के देता हूं, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि ये यूक्लिड ने बताया था। ये था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम और अब हम कर रहे हैं यूक्लिड। तो यूक्लिड में खाली जो नाम है वो बदल जाते हैं। कैसे हो जाएगा कि हमने क्या किया भाई, पॉजिटिव इंटीजर कौन था, a, तो सबसे पहले लिखेंगे a, ठीक है। अब उस a को डिवाइड करना है किससे, b से। किससे, b से। तो हमारा पहले क्वोशिएंट आएगा जो हो जाएगा हमारा क्या, q, और उसके बाद लास्ट में बचेगा कौन, r, जो आएगा हमारा रिमाइंडर। तो अभी क्या बन गया, a is equal to b multiply q plus r, where जो r है वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, बट स्ट्रिक्टली लेस देन b, पर वो b की वैल्यू से हमेशा छोटा होता है। ये इसकी कंडीशन है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने भाई 17 को 2 से डिवाइड किया, 2 कौन था, इट इज ऑन द पोजीशन ऑफ b, ठीक है। तो और थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर देते हैं। a की जगह मैं 17 रखता हूं, b की जगह 2, q की जगह 8 और r की जगह 1। तो यहाँ पोजीशन ऑफ b क्या है, 2, और पोजीशन ऑफ r क्या है, 1। तो अब आप इसको ध्यान दें और यहाँ जो है उसको समझें। अगर आप 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो ये डिवाइजर है उससे आपका रिमाइंडर देखो छोटा है कि नहीं, रिमाइंडर क्या है, 1, और आपका डिवाइजर क्या है, 2। यानी दैट इज ऑब्वियस कि आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा b से यानी डिवाइजर से छोटा ही होगा। क्या होगा, छोटा ही होगा। इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल होगा जैसे सपोज यहाँ 2 बचा तो हम लिख देते भाई 2 1 जा 2, तो फिर रिमाइंडर आता 0, राइट। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना है इस कंडीशन को कि ये कंडीशन जो है वो हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम में होती है
कि आपका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इसमें क्या समझा है, तो ये वैल्यू कि भाई किस तरह से आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद आपको हमेशा जो रिमाइंडर मिलता है वो 0 या 0 से बड़ा और b से यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन। अब आगे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसका यूज क्या है, राइट। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसका हम लोग इस चैप्टर में क्या यूज करते हैं। हम इसमें यूज करते हैं दैट हाउ टू यू फाइंड आउट और कंप्यूट द HCF ऑफ एनी 2 नंबर और 3 नंबर। कोई भी 2 या 3 नंबर का HCF फाइंड करना है तो आप उसे कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसके बेस्ड जो सम्स है उनको सीखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इसका बेसिक दैट मींस आपको HCF और LCM दोनों सॉल्व करना आना चाहिए। वो आपको आ जाता है, उसके बाद हम उसको इस मेथड से किस तरह से उसको यूज करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ सम करते हैं एक दो रिस्पेक्ट विद HCF एंड LCM। तो चलो सबसे पहले वैल्यू ले रहा हूं मैं, फाइंड द HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 25। 15 और 25 का आपको HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब HCF फाइंड करने के अलग अलग मेथड है। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो या फिर एक और आता है जिसको बोलते हैं ट्री मेथड, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलो मैं स्टार्ट करता हूं विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 लिखा, तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले पीछे यहाँ पे 1 + 5 होता है 6, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा तो आएगा 3 5 जा, और क्योंकि 5 है तो आ जाएगा 5 1 जा, यानी आप लिख सकते हैं 15 = 3 × 5। ये हो गया हमारा क्या, जो मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताया था उस फॉर्म में आ गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या कर सकते हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 25। 25 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा एंड देन 5 1 जा, तो आप 25 में लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 5 × 5। ठीक है, नाउ विल सी द कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 5 5 कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो HCF आएगा, HCF ऑफ 15 एंड 25 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 5। तो ये हो हमारा HCF का आंसर। ठीक है, ये हो हमारा HCF का आंसर। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी सम में अगर आपको इसका LCM फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। देखिए उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये होता है कि आप इस वैल्यू को LCM के फॉर्म, LCM मतलब इस तरह से, यानी कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा 15 एंड हियर 25। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं। 15 है तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट होगा, 3 5 जा, 25 एज इट इज, इसके बाद जाएंगे 5 5 1 जा, 5 5 जा, और लास्ट में 5 ये 1 और 5 1 जा। तो आपका जो LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पर आपको जो LCM मिलेगा किसका, 15 और 25 का, वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, 3 × 5 × 5। तो ये होता है 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। तो इस तरह से ये हमें LCM का भी आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप इसे LCM को इस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बहुत ही बेसिक मेथड है टू फाइंड आउट द HCF एंड LCM। 6th स्टैंडर्ड से हम लोग इसी मेथड से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, एडिशनली जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ना करना हो, अगर आपको ट्री मेथड से करना हो लाइक दिस, जैसे आप 15 लिखा हो तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ आ गया 5। सो इफ यू विश टू डू तो आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वे you will solve the sums based on find out the HCF and LCM of the given value। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है, ये हमको आना ही चाहिए। अब हम लोग इसी को पर सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ
यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि हमें इस फॉर्मेट में उसे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंड्स यही सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25। हम इसी सम को यहां सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी देखते हैं। हमें फाइंड करना है एचसीएफ। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, फाइंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे अभी न्यू समझे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। क्या ठीक है, तो 15 एंड 25, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा कि हमको ये भी बताया गया है कि इसमें a कौन है और b कौन है, दैट मींस डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है। तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना है व्हिच वन इज बिगर। तो यहां पे हम देख सकते हैं सिंस 25 इज ग्रेटर देन 15, तो ये बहुत ऑब्वियस हो गया कि यहाँ पर आपका जो डिविडेंड है वो 25 है और डिवाइजर है वो 15 है। ओके, नाउ वी विल फॉलो दिस मेथड राइट टू सॉल्व द सम। a की जगह आएगा डिविडेंड जो हमारा फिक्स हो चुका है, जो है 25। 15 है डिवाइजर जो है पोजीशन ऑफ b, तो यहाँ आ जाएगा 15। अब आप क्या करेंगे, 25 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए ऊपर क्वोशिएंट क्या आएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी इससे ज्यादा हो गया। सो वो हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 15 1 जा, तो आएगा 15 मल्टीप्लाई 1, क्वोशिएंट की जगह क्या आया 1। अब 15 1 जा 15, तो 25 में से 15 माइनस हुए तो कितने बचे 10, तो आपका प्लस आया रिमाइंडर जो है 10, क्या बन गया रिमाइंडर 10। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, जो आपका डिवाइजर होता है वो अगले स्टेप में बन जाता है डिविडेंड। दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका डिवाइजर होता है वो बन जाता है आपका डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो बन जाता है आपका डिवाइजर। ये पोजीशन बिल्कुल मत भूलना, जो आपका डिवाइजर है अगले स्टेप में वो बन जाता है डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर है वो बन जाता है आपका डिवाइजर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 15 यहां आ जाएगा और 10 यहां आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर, 15 को 10 से डिवाइड करना है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 15 से बिगर हो गया 20, तो 10 1 जा लेंगे, तो आएगा 10 1 जा क्वोशिएंट की जगह पर 1 आ गया। 15 में से 10 माइनस किए बचा रिमाइंडर 5, तो आ गया प्लस करके रिमाइंडर 5। फिर सेम टू सेम पोजीशन, अब अगेन जो हमारा डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर। तो यहां पर अगले स्टेप में लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 5। अब 5 के टेबल को काउंट करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है हमें, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में 2, और क्योंकि 5 2 जा 10 और 10 माइनस 10 आंसर आता है 0, सब्ट्रैक्ट करें तो यहां आ जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, व्हेन यू गेट 0 एट द पोजीशन ऑफ r, अगर रिमाइंडर में 0 आ जाता है मतलब आपका सम सॉल्व हो गया, स्टॉप, वहीं पर रुक जाना है। पर ध्यान क्या रखना है, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए आप आगे तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपका आंसर क्या होगा वो ध्यान दें। जो 0 से पहले प्रिसाइडिंग, जो 0 से पहले प्रिसाइडिंग रिमाइंडर है, यानी 0 से पहले जो रिमाइंडर आता है, ये आपका आंसर होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, एचसीएफ फाइंड किया ना आपने, किसका, एचसीएफ ऑफ 15, 25, आंसर इज 5। ओके, मैं वापस याद दिला रहा हूं, जब आपको रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा देन यू विल स्टॉप सॉल्विंग, वहीं पे हमारा कैलकुलेशन स्टॉप हो जाएगा। और 0 से 0 कौन सी पोजीशन पे है, रिमाइंडर, 0 से पहले प्रिसाइडिंग जो रिमाइंडर है वही हमारा आंसर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5 इज द आंसर ऑफ एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25। देखो यहां भी हमने सॉल्व किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमारा आंसर 5 ही आया था। ओके राइट, और जब हमने यूक्लिड के एल्गोरिथम से सॉल्व किया फिर भी हमारा आंसर वही आया। दैट मींस व्हाट, आंसर वही रहता है, मेथड चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, यहाँ पर हमने यूक्लिड एल्गोरिथम किया है। सो इन बोथ द सिचुएशन आंसर विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, यूक्लिड के जो एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ फाइंड करने का मेथड इस तरह से समझते हैं। ऑलराइट, अब आपके एक्सरसाइज में 1.1 में इस तरह के सम्स हैं, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं।
1.1 में आपके कुछ प्रूव दैट सम्स हैं, वो मैं आपके एक अलग लेक्चर लूंगा जिसमें सारे चैप्टर के प्रूव दैट मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो वो आपके उसमें आ जाएंगे। उसके अलावा जो सम्स हैं वो आप इसके 1.1 में से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।